हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ओतो और सारा को अब सैरा मिल जाती है और जब वो दोनों एक दूसरे को देखती हैं तो देखकर बहुत खुश होती हैं क्योंकि फोन पर उनकी ठीक ठाक दोस्ती थी और एक दफा बात भी हुई थी। ओतो तो ये सब सुनकर सरप्राइज था क्योंकि इस बात का उसे कोई अंदाजा नहीं था। सारा ने उसे जिक्र भी नहीं किया था। अब वो तो उसकी वही गाना गाने की वीडियो जाकर अपने मैनेजर को दिखाता है। उसकी मैनेजर तो हैरान रह गई थी। जबकि उधर सारा, उसने जब सैरा को पहली दफा देखा था तो वो कहती है कि उसकी आवाज भी इतनी सुंदर है और इसके साथ साथ वो काफी प्रिटी भी है, बस उसे थोड़ी बहुत ग्रूमिंग की जरूरत है। सारा को भी अपना ड्रेस बनाने के लिए एक्चुअली किसी मॉडल की जरूरत थी जिसे माइंड में रख कर वो डिजाइनिंग करे। तो यहाँ पर उसे यही क्लिक करता है कि क्यों ना ओतो के नए गाने के लिए उसी की ही डीवा का वो ड्रेस डिजाइन करे। तो अब ओतो और सारा दोनों सैरा के पास जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि क्या तुम ओतो के लिए गाना गाओगी और क्या मैं तुम्हारा ड्रेस डिजाइन कर सकती हूँ। सैरा को ये सुनकर काफी अजीब लगता है और वो कहती है कि क्या मेरे जैसी लड़की किसी बैंड में शामिल हो सकती है, क्या एक्सेप्टेबल होगा। वो एक्चुअली बहुत हम्बल थी और इसके साथ साथ काफी पुअर भी। एक दो दफा उसने स्कैम करने की भी कोशिश की थी जिसकी वजह से वो अब काफी शर्मिंदा थी। अब वो सारे मिलकर इकट्ठे मैनेजर के पास जाते हैं और मैनेजर उस लड़की को समझाती है कि देखो सारा, तुम्हें काफी टैलेंट है और यहाँ पर इस दुनिया में बहुत से बेसुरे भी फिर रहे हैं, इसलिए तुम खुद पर कॉन्फिडेंस रखो। और फिर मौका पाते ही सारा रिक्वेस्ट करने लगती है कि इनकी म्यूजिक वीडियो में जो ड्रेस सैरा ने पहनना है वो प्लीज मुझे डिजाइन करने दें। और इस बात की उसको भी परमिशन मिल जाती है और फिर कुछ दिनों बाद ही उनकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। सैरा ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। उधर सारा को भी बैठे बैठे एक चीज क्लिक कर जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसने किस तरह का डिजाइन बनाना है। उधर हमें मिस्टर क्वान को दिखाते हैं जो कि आजकल बिल्कुल रेडी थे। पेरिस फैशन वीक में वो अपने बहुत सारे ड्रेसेस के साथ जाने वाले थे, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं सारा की कमी भी फील होती थी और वो उसका हालचाल दूसरे लोगों से अक्सर पूछते रहते थे। और मिस्टर हाजुकी के थ्रू उसको ये भी पता चल गया था कि उसका नया डिजाइन कौन सा होने वाला है। अब वो हाजुकी को यही इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जाकर वो सारा की पूरी हेल्प करे और जहाँ पर भी उसे कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए तो वो जाकर उसकी मदद करे। हाजुकी सारा को यही मशवरा देता है कि तुम जितने बड़े सपने देख सकती हो देखो, तुम किसी से कम नहीं हो, क्योंकि उसे अंदाजा था कि इसके अंदर टैलेंट है और नेचुरल टैलेंट होना गॉड की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सारा एक दिन अपना रॉ ड्रेस सैरा को पहना कर देखती है और वो वाकई बहुत सुंदर लग रहा था। अभी उसके ऊपर और भी बहुत सारी डिजाइनिंग करनी थी जिसके लिए बहुत मेहनत चाहिए थी और इसके लिए उसके फ्रेंड्स भी आते हैं हेल्प करने के लिए और अक्सर आंटी भी कराया करती थी। इसी बीच सारा ने एक चीज नोटिस की थी कि ओतो और सैरा दोनों काफी क्लोज हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। ये चीज उसे कहीं ना कहीं जेलस करती थी। फिर एक दिन मैनेजर ओतो से एक बात पूछती है। वो कहती है कि थोड़ी सी वियर्ड बात है, सैरा हर टाइम पर अपने बाएं हाथ में एक ब्रेसलेट पहनी रखती है, क्या इसके पीछे कोई राज तो नहीं। और वाकई एक राज था। सैरा ने वहाँ पर अपने रिस्ट काटने की कई दफा कोशिश की थी और उसी के ही स्कार्स वहाँ पर मौजूद थे। अब एक दिन आंटी के घर पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, सारा के फ्रेंड्स जो उसकी हेल्प करा रहे होते हैं। यहाँ पर एक दफा सैरा साइड पर जाती है तो ओतो भी उसके पीछे पीछे जाता है। ओतो को पता था कि उसकी रिस्ट पर कोई ना कोई निशान है और उसको अंदाजा भी था कि इसने कई दफा सुसाइड की भी अटेम्प्ट की है। वो जाकर उसकी हिम्मत बढ़ाता है और कहता है कि तुम ये सब कर सकती हो और एज अ फ्रेंड तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। उसी समय हमें सारा को दिखाते हैं। वहाँ पर सारे थे लेकिन वो दोनों मिसिंग थे। वो दोनों कितने क्लोज हैं और इस वक्त अकेले में हैं, ये सोचकर ही उसकी सारी बॉडी चिल कर जाती है। लेकिन वो कोई बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो ओतो के रास्ते की रुकावट नहीं बनना चाहती। अब फाइनली वो ड्रेस रेडी हो जाता है और वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। हर कोई उसके ड्रेस की तारीफ करता है लेकिन सारा थोड़ी घबराई हुई थी। अपने स्कार्स छुपाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कवरेज भी काम नहीं कर रही थी। अब जैसे ही शूट स्टार्ट होता है तो वो फोकस नहीं कर पा रही थी, बल्कि उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई ना कोई उसका स्कार देख लेगा और यही छुपाने की कोशिश में वो इतनी नर्वस होती है कि शूट छोड़कर भाग जाती है। अब वो अकेले में रोने लगी थी लेकिन यहाँ पर ओतो और सारा उसके पास आते हैं। वो उनको बताती है और दिखाती है ये सब उसके साथ बचपन के टाइम से हुआ था। वो जब भी डिप्रेशन में जाती थी ऐसी हरकतें करती थी क्योंकि अपने अलावा उसका किसी और पर बस नहीं चलता था। लेकिन यहाँ पर ओतो और सारा कहते हैं कि बचपन में तुम्हारी मजबूरियां होंगी लेकिन अब तुम्हारे पास फ्रेंड्स हैं और हम हर मुश्किल टाइम में तुम्हारे साथ खड़े हैं। सारा को काफी खुशी होती है कि अब फाइनली उसने ट्रू फ्रेंड्स को पा लिया था। और फिर उसके बाद सारा उसके लिए उसके ड्रेस से मैचिंग एक ब्रेसलेट डिजाइन करती है जो पहनकर वो अपना शूट कराती है और उसका ये शूट बहुत सक्सेसफुल रहा था। इस शूट में सारा बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी
और सौरा उससे बहुत इम्प्रेस दिखाई देती है। उन दोनों की काफी दोस्ती भी हो गई थी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी। सौरा आर्ट में बहुत अच्छी थी और वो एक चॉकलेट के कवर से उसे एक छोटा सा डिजाइन भी बनाकर दिखाती है जो सैरा को बहुत क्यूट लगा था और उसने फ्रेंडशिप के निशानी के तौर पर अपने पास रख लिया था। और फिर नेक्स्ट ही सीन में हमें पता चलता है कि इस बात को 1 हफ्ता गुजर गया है और उनकी ये वीडियो वायरल गई थी। 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे और वो रैंकिंग में भी बहुत अप जा रही थी। और मिस्टर कॉन, उनको वो ड्रेस बहुत पसंद आया था जो सौरा ने डिजाइन किया था और वो कहते हैं कि प्री पेरिस फैशन वीक में हम इस डिजाइन को शामिल कर लेंगे। ये सुनकर सौरा को इतनी खुशी हुई थी कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। उधर मैनेजर ओतो और सैरा को कहती है कि तुम दोनों बहुत लकी हो, बहुत कम लोग होते हैं जिनका पहला ही गाना इतना हिट चला जाता है और अब तुम लोगों को अपने काम पर फोकस करना होगा, हर किस्म की कंट्रोवर्सी से बचना होगा, तो उसके आगे बस सक्सेस ही सक्सेस है। फिर हमें सौरा को दिखाते हुए अपनी नानी को कॉल करती है, उनको बताती है कि वो एक बहुत बड़े ब्रांड में फैशन डिजाइनर बन गई है। लेकिन नानी की बहुत बुरी बुरी यादें जुड़ी हुई थी फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड। उन्हें हमेशा अपनी खोई हुई बेटी याद आने लग जाती थी। तो आज वो सौरा से भी बात नहीं करती बल्कि फोन काट देती हैं। उसके बाद जब सौरा घर वापस जाती है तो वो तो ओतो का सॉन्ग देख देख कर खुश हो रही थी। लेकिन ओतो यहाँ पर उसको एक न्यूज़ देता है और वो ये थी कि वो जल्दी इस घर से मूव आउट कर रहा है। उसकी कंपनी ने उसे एक अपार्टमेंट लेकर दिया था। सौरा इतनी जल्दी इतने बड़े चेंज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वो अपसेट हो जाती है और वो तो आंटी को इसकी वजह भी बताता है और वो ये थी कि वो यहाँ पर एक लड़की के साथ रह रहा है और वो किसी तरह की कंट्रोवर्सी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब सौरा को बहुत बुरा फील होता है। एक लम्हे वो उसकी फ्रेंड थी, लेकिन जैसे ही पॉपुलैरिटी मिली वो सिर्फ एक लड़की बन के रह गई जो उसके लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है। लेकिन वो चुप रहती है, अपने दिल की बात अपने दिल में दबा लेती है। नेक्स्ट डे जब वो तो आता है तो सौरा एक पेंटिंग बना रही थी जो वो कहती है तुम्हारे लिए है। ये सुनकर वो तो खुश होता, लेकिन सौरा साथ में ये भी कहती है कि ये हमारे फेयरवेल की निशानी है। अब इस बात ने ओतो को सैड कर दिया था। ओतो उससे बात करना चाहता था, लेकिन सौरा कहती है कि नहीं भाई, इतने बड़े स्टार से मैं कैसे बात करूं, मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ और तुम इतने हैंडसम हो कि मुझे ब्लाइंड ही कर दोगे। अब सौरा ने काफी सारा टॉन्ट कर लिया था, तो उसके बाद वो उस पेंटिंग की हिस्ट्री बताती है और दिखाती है कि जब लास्ट डे मैंने अपनी मम्मी के साथ एक दिन गुजारा था तो उस दिन वो मुझे इसी तरह की एक फील्ड में लेकर गई थी जिस तरह की आज उसने ड्राइंग बनाई है। और इन फ्लावर्स से हमेशा उसे फेयरवेल ही याद आता है, अपनी मम्मी से लास्ट मुलाकात। और अब उसने यही फेयरवेल की निशानी ओतो को भी दी थी क्योंकि यहीं से ही उनके रास्ते अलग होते थे। यहाँ पर ओतो उससे कहता है कि देखो बेशक मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं बदलने वाला। मैं जितना भी पॉपुलर हो जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वही ओतो रहूंगा, ना मैं बदलूंगा और ना ही हमारा रिलेशनशिप, मेरा विश्वास करो। आज की शाम वो दोनों इकट्ठे बिताते हैं। सौरा कंप्यूटर पर फायरवर्क्स देख रही होती है, लेकिन ओतो कहता है मैं सिर्फ इसकी आवाज से एंजॉय करना चाहता हूँ। और उसके बाद वो दोनों लेट कर इमेजिन करने लगते हैं कि जैसे ओतो और सौरा दोनों किसी फील्ड में लेटे हुए फायरवर्क्स देख रहे हैं और वो भी इकट्ठे। उन्होंने क्या कपड़े पहने होंगे, वहाँ का कैसा मौसम होगा, ये सब कुछ वो अपनी इमेजिनेशंस में देखने लगते हैं। सौरा सोचती है कि क्या ऐसा दिन वाकई में आएगा कि हम दोनों इकट्ठे होंगे और फायरवर्क्स एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर वो तो उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि मैं इस तरह से तुम्हारे साथ फायरवर्क्स देखना चाहता हूँ और ये सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। अब इसके साथ ही ये पार्ट तो खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।